हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों क्लास 10th की किताब के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 10th की किताब के अंतर्गत अध्याय 1 में आपका टॉपिक दिया गया है मेवाड़ का राजवंश। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेवाड़ का राजवंश जो है वो इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। मेवाड़ राजवंश से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो इसी एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्लास 10th के अंतर्गत जो भी आपके दिए गए हैं। और मेरी तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका कल पटवार एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। किसी की 200 रैंक है, किसी की 300 रैंक है, किसी की 600 रैंक है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को हमारे चैनल से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है और काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिन भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो। और जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस भर्ती परीक्षा, एसआई एग्जाम, आप भी इसी दिन के लिए तैयार रहिए। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आपका भी सिलेक्शन इसी तरीके से किसी न किसी एग्जाम में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप देखिए आज का। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा सीवी वेद ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? तो ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। एक तो है आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा और एक है आपके सीवी वेद। इन दोनों के द्वारा कहा गया है राजपूत जो है ये आपके वैदिक आर्यों की संतान है। और ये सवाल काफी बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल की श्रेणी में आता है। तो याद रखिएगा, वैदिक आर्यों की संतान एक तो सीवी वेद ने कहा है और एक आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? तो अग्निकुंड से आपकी 4 जातियों की उत्पत्ति मानी गई है, यहाँ पर राठौड़ की उत्पत्ति नहीं मानी गई है। अगला सवाल है, किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है? तो नागर ब्राह्मण से उत्पत्ति डॉक्टर भंडारकर के द्वारा बताई गई है। तो ये भी याद रखिएगा, ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई है? तो भंडारकर के द्वारा बताई गई है। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया है? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा वासुदेव चौहान के जो भी उत्तराधिकारी सामंत है उनको वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे देखिए, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य को माना है? तो ब्राह्मण अगर आ जाए कहीं पर भी तो ये डॉक्टर भंडारकर के द्वारा माना गया है। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेत का वंशज बताया है? तो गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेत का वंशज बताया है। तो गुहदेत का वंशज जो है ये गोपीनाथ शर्मा के द्वारा बताया गया है। गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? तो गुहिल वंश के शासकों ने मेवाड़ पर राज्य किया है। गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित किसने माना है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। गुहिल वंश को जो है ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित किसके द्वारा माना गया है? तो ये आप याद रखिएगा, नौशेखा से संबंधित अब्बुल फजल के द्वारा माना गया है। यह सवाल आपका आरएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नौशेखा से संबंधित आपके अब्बुल फजल के द्वारा माना गया है। आगे देखिए, गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित कुछ कथन देखिए। कर्नल टोड ने इन्हें क्या कहा है? तो वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। और ये वल्लभी वाला जो सवाल है यह आपका आरएसएम एसएसबी के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आप याद रखिएगा, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कर्नल टोड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। ठीक है, गुजरात के वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है आपके गुहिल वंश को। नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण होने का मत का प्रतिपादन किया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल शासन स्थापित किया। तो गुहिल ने शासन स्थापित किया था 566 ईस्वी में, यह आपको याद रखना है। आगे देखिए, गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे। तो गुहिल के बाद जो मेवाड़ के प्रतापी शासक थे वो कौन हो जाएंगे? बप्पा रावल हो जाएंगे। ये 566 ईस्वी आप याद रखिएगा। बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त कर अधिकार किया। इसकी जानकारी किसमें मिलती है? तो मानमोरी को परास्त किया था बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में। इसकी जानकारी आपको किसमें मिलेगी? तो राज प्रशस्ति में मिलती है। राज प्रशस्ति में जो है आपको इसकी जानकारी मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रशस्ति आपकी राज प्रशस्ति, जो कि रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई है आपकी राज प्रशस्ति, याद रखिएगा। 734 ईस्वी में बप्पा रावल के द्वारा मानमोरी को परास्त किया गया था। इसकी जानकारी आपको राज प्रशस्ति में मिलती है। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? तो बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाशपुरी के जो एकलिंग जी, जिन्हें लकुलिश मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा ही करवाया गया था।
जीएच ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल को जो है कालभोज के नाम से जाना जाता था। तो बप्पा रावल को कालभोज के नाम से जाना जाता है। बाज घोष क्या है? तो बाज घोष काफी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित एक पुस्तक हो जाएगी बाज घोष। तो कभी भी एग्जाम में पूछी जाए तो याद रखना, ब से बाज घोष और ब से आपका बुद्ध चरित्र हो जाएगा। किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? तो बप्पा जो है ये किसी राजा का नाम नहीं था अपितु खिताब था। ये किस इतिहासकार ने माना है? तो ये श्यामल दास के द्वारा माना गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ी सी अलग सी बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। किसके अनुसार बप्पा जो है ये किसी राजा का नाम नहीं था अपितु खिताब था, एक उपाधि थी। तो ये किसने माना है? ये आपके श्यामल दास ने माना है। ठीक है, श्यामल दास जो है ये आपके शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। तो याद रखना, शंभू सिंह के कहने पर इन्होंने वीर विनोद लिखने का काम शुरू किया था। तो वीर विनोद लिखने का काम श्यामल दास के द्वारा शंभू सिंह के कहने पर शुरू किया गया था। और सज्जन सिंह के काल में वीर विनोद जो है ये श्यामल दास ने पूरी लिख दी थी। आगे देखिए, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। तो चार्ल्स मार्टल से तुलना किसने की है? बप्पा रावल की। तो बप्पा रावल की तुलना जो है वो फ्रांस के चार्ल्स मार्टल से किसके द्वारा की गई है? सीवी वेद के द्वारा की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, याद रखिएगा। नौसेना से संबंधित किसने माना है? एक तो वो याद रखना है आपको, और यहां पर चार्ल्स मार्टल से तुलना किसने की है? सीवी वेद ने की है, ये बात याद रखनी है। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए। तो मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले बप्पा रावल है, आपके जेत्र सिंह है, फिर तेज सिंह है, फिर आपके रतन सिंह है। ठीक है, जेत्र सिंह के द्वारा आपके चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया था। इसके बाद आपके आते हैं तेज सिंह, फिर आपके आते हैं रतन सिंह। ठीक है, आगे देखिए, जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध कब हुआ? तो भूताला का युद्ध जो है दोस्तों ये आपका 1227 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में आपका भूताला का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। देखो इसको कैसे याद रखते हैं, इसको हम याद रखते हैं जेत्र, चित्र और इत्र। जेत्र, चित्र, इत्र। जेत्र सिंह और आपके इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ था भूताला का 1227 में। और इस जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था, ये आपको याद रखनी है। जबकि बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। और अगर आपसे पूछा जाए आहड़ को राजधानी किसने बनाया था? तो आहड़ को राजधानी आपके अल्लट के द्वारा बनाया गया था। और आपके वरा मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? तो ये भी आपके अल्लट के द्वारा करवाया गया था। अब आगे देखिए, भूताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के किस ग्रंथ से मिलती है? तो जयसिंह सूरी के द्वारा एक आपकी पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है हमीर मद मर्दन। अब यहां पर एक चीज आप याद रखना, यहां पर हमीर जो है वो यहां पर हमीर नहीं है, ये एक्चुअल में नाम क्या है? अमीर है, अमीर मद मर्दन। लेकिन इसको गलती से हमीर लिख दिया गया है। तो अमीर किसका नाम था यहाँ पर? अमीर जो है यहाँ पर इल्तुतमिश का नाम था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए यहां पर हमीर जो है ये कौन है, तो ये हमीर जो है ये आपका इल्तुतमिश है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जयसिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मद मर्दन। इसमें आपको भूताला के युद्ध 1227 में जो हुआ था जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में, उसकी जानकारी मिलती है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? जेत्र सिंह हो जाएगा। तो जीएच ओझा ने मेवाड़ के कौन से शासक को जो है वो प्रतापी माना है? तो जेत्र सिंह को माना है, ये बात आप याद रखना। हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश किसको कहा गया है? तो ये अभी मैंने आपको बता दिया, यहां पर इल्तुतमिश जो है ये हमीर को कहा गया है। ये एक्चुअल में हमीर नहीं है, ये अमीर है। लेकिन अमीर को बोलते बोलते इन्होंने हमीर कर दिया। और हमीर से आप हमीर सिंह चौहान मत समझ लेना, रणथंभौर वाले, ये हमीर अलग है। ठीक है, ये आपके इल्तुतमिश को कहा गया है। आगे देखिए, रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक था। तो रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक आपका कौन हो जाएगा? रतन सिंह हो जाएगा। तो रतन सिंह जो है ये आपके गुहिल वंश या रावल शाखा का अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उसके बाद आपके फिर सिसोदिया वंश का शासन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो रावल शाखा का अंतिम शासक आपसे पूछा जाए तो रतन सिंह है। जेत्र सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल कितना था? तो जेत्र सिंह ने आपके 1213 से लेकर 1253 तक शासन किया है। तो याद रखिएगा, 1213 से लेकर 1253 तक इसने शासन किया और 1227 में इसने भूताला का युद्ध लड़ा था इल्तुतमिश के साथ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा आपका 1303 में हुआ था। तो यहाँ पर उस समय शासक कौन थे? आपके रतन सिंह यहाँ पर शासक थे और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था वो रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया था। ये किसकी पुस्तक में बताया गया है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक। मलिक मोहम्मद जायसी जो था, इसने ये पुस्तक आपकी 1540 में लिखी थी, यानी जब आपका साका हुआ था 1303 में हुआ था। काफी टाइम बाद ये आपकी पुस्तक लिखी गई है, तो इसको सच माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। ठीक है, ये आपकी 1540 में लिखी गई है और इस पुस्तक का नाम क्या था? पद्मावत, जो कि किसने लिखी थी? आपकी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो इसका समर्थन करते हैं। आगे देखिए, गोरा व बादल का संबंध किस साके से था? तो गोरा और बादल का संबंध आपका चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा और वो आपका इसी साके से था 1303 से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 के साके की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये आपके जो साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का पहला, इसकी जानकारी आपकी खजाइन उल फतू में मिलती है। किसमें मिलती है? खजाइन उल फतू में आपको इसकी जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी खजाइन उल फतू। रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था? तो रानी पद्मिनी ने लगभग 1600 महिलाओं के साथ आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था। तो ये आपकी क्लास 10th की किताब में दिया गया है, तो याद रखिएगा 1600 महिलाएं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया तो यहां पर इसके बेटे खिज्र खां को यहां पर नियुक्त किया गया था। यह बात याद रखना, खिज्र खां को यहां पर इसने नियुक्त कर दिया था, जो कि इसका बेटा था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। यानी खिज्र खां को नियुक्त करके इसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। और जालोर दुर्ग का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। तो जालोर दुर्ग पर आक्रमण 1311 में हुआ था और इसका नाम क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद इसने कर दिया 1308 में। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जालोर का नाम जलालाबाद, ज से जालोर, ज से जलालाबाद। सिवाना का नाम खेराबाद और चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, यह किस जिले में है? अब सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी, सिंगोली का युद्ध हुआ कब था? तो यह आपका 1326 या 36 के आसपास हुआ था। ठीक है, 1336 के आसपास या 26 के आसपास हुआ था ये आपका सिंगोली का युद्ध। मोहम्मद बिन तुगलक को यहां पर परास्त किया था और ये आपका बांसवाड़ा में है सिंगोली। ठीक है, तो सिंगोली का युद्ध आपका बांसवाड़ा में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? हमीर सिसोदिया और आपके मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखना। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1336 में आपका ये युद्ध हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। तो हमीर सिसोदिया और आपके मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य ये सिंगोली का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था? तो मैंने आपको बता दिया, जेत्र चित्र इत्र। तो जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी यहां पर बनाया था। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? तो सिसोदिया वंश की नींव 1326 ईस्वी में डाली थी। यानी सिसोदिया वंश की नींव राणा हमीर के द्वारा 1326 में डाली गई थी और सिंगोली का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1336 में हुआ था। तो दोनों को आप रिलेट करके याद रख सकते हो, 1326 और 1336। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक याद रखना है। ये सवाल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये सवाल आपका आने वाले एग्जाम्स में जरूर बनेगा। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धारक आपका हमीर सिसोदिया को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर दोबारा से सफलता प्राप्त करके इन्होंने शासन की शुरुआत की, हमीर सिसोदिया ने 1326 में। किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा आपके हमीर सिसोदिया को दी गई है। किसमें दी गई है? आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है हमीर को। तो किसमें कहा गया है ये भी याद रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक आपके 1382 में बने थे। तो 1382 में आपके महाराणा लाखा जो थे दोस्तों ये मेवाड़ के शासक बने थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? तो लाखा की पत्नी थी जिसका नाम था हंसाबाई, यह आपके रणमल की बहन थी। किसकी बहन थी? रणमल की बहन थी। आगे देखिए, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। पहले ये सवाल काफी बार पूछा जाता था, तो कुंवर चूड़ा जो है इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी और सोने की खान निकली? तो 14वीं शताब्दी में आपके चांदी की खान निकली थी जावर से और सोने की खान भी निकली थी, लेकिन ये चांदी वाली ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो यहां पर राणा लाखा के काल में ये निकली थी आपकी 14वीं शताब्दी में। राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पिच्छू छित्तर नामक बंजारे ने करवाया था?
तो पिछोला झील का निर्माण जो है ये राणा लाखा के काल में ही हुआ था और ये पिच्चू छितर नामक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था पिछोला झील का। और जावर में चांदी जो है ये भी आपके राणा लाखा के काल में प्राप्त हुई थी। यानी यहाँ पर राणा लाखा ने कुछ नहीं किया, बस इनका काल पूछा जाता है कि किसके काल में जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई, तो राणा लाखा। किसके काल में आपके पिछोला झील का निर्माण हुआ, राणा लाखा। किसने करवाया, तो पिच्चू छितर ने करवाया। राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र कौन था, तो राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था मोकल। यानी आपसे सवाल पूछा जाएगा मोकल के पिता का क्या नाम है, तो राणा लाखा है। ये इनकी माँ का क्या नाम है, माता का, तो हंसाबाई हो जाएगा। तो मोकल की माता हंसाबाई और पिता लाखा हो जाएंगे। या लाखा और हंसाबाई का पुत्र आपका कौन हो जाएगा, तो मोकल हो जाएगा। अगला सवाल है 1433 में राणा मोकल की हत्या किसने की थी, तो 1433 में राणा मोकल की हत्या चाचा व मेरा एवं महपा पंवार के द्वारा की गई थी। तो चाचा व मेरा एवं महपा पंवार के द्वारा आपकी 1433 में राणा मोकल की हत्या की गई थी। महाराणा कुंभा का शासनकाल अगर आपसे पूछा जाए तो 1433 से लेकर 1468 तक महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा है। तो 1433 से लेकर 1468 तक आपके महाराणा कुंभा ने राज किया है। कुंभा ने किसान युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। यानी किस युद्ध में, तो कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया था, तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1437 में। 1437 में जो आपका सारंगपुर का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था। ये बात आप याद रखना, महत्वपूर्ण सवाल है। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना, तो कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर 1453 में छीना था। तो 1453 में जो कुंभा है उसने मारवाड़ से मंडोर को छीन लिया था और उस समय यहाँ पर शासक कौन थे, राव जोधा थे। तो फिर इनके बाद में बीच में संधि हुई। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया, तो कुंभा के पुत्र का नाम था रायमल। और यहाँ पर जो आपके राव जोधा थे मारवाड़ के शासक, इनकी पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। तो फिर इन्होंने समझौता किया और दोनों की शादी करवा दी। तो रायमल और श्रृंगार देवी की शादी हुई और श्रृंगार देवी किसकी पुत्री थी, राव जोधा की पुत्री थी। ठीक है। कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच कौन सी आपकी संधि हुई थी, तो 1456 में मालवा और गुजरात के बीच एक संधि हुई थी दोस्तों। ये संधि आपको याद रखनी है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंपानेर की संधि हुई थी महमूद खिलजी और आपके कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी। गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन और आपके मालवा का महमूद खिलजी। इन दोनों ने संधि की थी 1456 में महाराणा कुंभा को हराने के लिए कि दोनों मिलकर महाराणा कुंभा को हरा देंगे, लेकिन हरा नहीं पाए। और 1453 में जो संधि हुई आपकी कुंभा और राव जोधा के बीच में, इसे आवल बावल की संधि कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, आवल बावल की संधि कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आवल बावल की संधि कब हुई थी, 1453 में हुई थी। और चंपानेर की संधि कब हुई, तो ये आपकी 1456 में हुई। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता माना गया है, तो 84 दुर्ग जो है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण जो है ये आपके राणा कुंभा ने करवाया है। ये किसके अनुसार माना गया है, ये श्यामल दास के द्वारा माना गया है। श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में ऐसा लिखा है। ठीक है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन हो जाएगा, आपका मंडन हो जाएगा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है भैया, मंडन है। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब तो ये सवाल पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी आने के चांसेस है। तो कुंभ स्वामी मंदिर और श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण जो है ये कुंभा ने किस दुर्ग में करवाया है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। ये आप याद रखना। देखो यहाँ पर जैसे ही आप कुंभ देखोगे तो आपको लगेगा यार कुंभलगढ़ होगा, लेकिन कुंभ स्वामी मंदिर और श्रृंगार चौरी मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, याद रखिएगा। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुइलोद नागर ब्राह्मण गुहेदेत की संतान स्वीकार किया है, तो ये कुंभा ने स्वीकार किया है। देखो गीत गोविंद जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जयदेव के द्वारा लिखी गई है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और इस पर एक टीका लिखी आपके कुंभा के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, नागर ब्राह्मण गुहेदेत की संतान होना स्वीकार किया है कुंभा ने। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक है, तो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, कान्हा व्यास यहाँ पर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल है। तो एकलिंग महात्म्य के लेखक आपके कौन है, तो कान्हा व्यास हो जाएंगे। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी थी, तो कुंभा के द्वारा आपके गीत गोविंद पर टीका लिखी गई है जयदेव की, और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी गई है। तो गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर कुंभा के द्वारा टीका लिखी गई। किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी, तो चंडी शतक नामक ग्रंथ जो है इसकी व्याख्या कुंभा के द्वारा की गई थी। ठीक है। कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की, तो अत्रि और महेश के द्वारा आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई थी कुंभा के काल में।
राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और गुरु की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाता है? तो राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान की उपाधि आपके कुंभा को दी जाती है। याद रखना यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, आपके हिंदू सुल्तान बोल रहा हूं, ना कि हिंदू सूरज। ठीक है, तो हिंदू सुल्तान की उपाधि आपकी कुंभा को दी गई है। आगे देखिए, कुंभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन है। जैसे कुंभा 1433 में आपके मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। सारंगपुर युद्ध इन्होंने लड़ा था 1437 में, उसमें इन्होंने विजय प्राप्त करी और फिर इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अंतिम समय में उन्माद रोग इनको हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? उन्माद रोग इनको हो गया था। कुंभा की हत्या 1468 में इनके ही पुत्र उदा के द्वारा कर दी गई थी। तो ये आप याद रखना, 1468 में इनकी हत्या इनके पुत्र उदा ने कर दी थी। तो उदा जो था ये पितृहंता आपका बन गया था मेवाड़ का, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उदा ने हत्या किसकी की? अपने पिता की हत्या की 1468 में, किनकी? कुंभा की। आगे देखिए, महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? और ये काफी इंपॉर्टेंट है। महाराणा सांगा आपकी मेवाड़ की गद्दी पर 1509 में बैठे थे और 1528 तक ये मेवाड़ की गद्दी पर रहे थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सांगा का जन्म जो हुआ था ये 1482 में हुआ था। अप्रैल 1482 में महाराणा सांगा का जन्म हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है जन्म इनका कब हुआ। गद्दी पर ये 1509 में बैठे और ये आपके दोस्तों इनका अंतिम समय हो जाएगा 1528। अब यहां पर दो बातें हैं। जैसे हिंदू पद की उपाधि तो किसको दी जाती है? तो महाराणा सांगा को हिंदू पद की उपाधि दी जाती है। हिंदू सुल्तान की उपाधि किसे दी जाती है? तो महाराणा कुंभा को दी जाती है। और मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। और हिंदू बादशाह किसे कहा जाता है? तो मालदेव को कहा जाता है। और हिंदुआ सूरज जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो बप्पा रावल को कहा जाता है। हिंदुआ सूरज जो है ये बप्पा रावल को कहा जाता है। हिंदू पत महाराणा सांगा, हिंदू सुल्तान कुंभा, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप, हिंदू बादशाह मालदेव। सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले इन्होंने खातोली का युद्ध लड़ा था, फिर बाड़ी का युद्ध लड़ा, फिर 1519 में इन्होंने दोस्तों आपके गावरोन का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और 1517 में इन्होंने खातोली का युद्ध लड़ा, 1518 में इन्होंने बाड़ी का युद्ध लड़ा। बाड़ी आपका धौलपुर में है, याद रखिएगा। 1517 में खातोली, फिर आपका बाड़ी, फिर आपका गावरोन। पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह का संबंध किससे था? तो पृथ्वीराज का, जयमल का और राज सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये सांगा से हो जाएगा। पृथ्वीराज जयमल जो थे ये आपके महाराणा सांगा के भाई थे, ये आपको याद रखना है। जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो उस समय मालवा के शासक थे। तो उस समय आपके मालवा के शासक अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। 1509 में जब महाराणा सांगा गद्दी पर बैठे थे उस समय जो मालवा के शासक थे वो थे आपके नासिरुद्दीन। तो मालवा के शासक अगर आपसे 1509 के समय पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे? नासिरुद्दीन हो जाएंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, 1509 में जब आपके महाराणा सांगा गद्दी पर बैठे थे तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? यह सवाल एक बार आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था यह आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसका आंसर आपका इब्राहिम लोदी नहीं होगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था वो आपका 1519 में युद्ध लड़ा था 1819 में महाराणा सांगा के साथ। तो मैंने कब का पूछा है आपसे? 1509 का पूछा है। अब आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, इब्राहिम लोदी के अलावा कौन था दिल्ली का शासक 1509 के समय? गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध आपके मेदिनी राय की सहायता की थी। किन्होंने की थी? राणा सांगा ने की थी। तो राणा सांगा ने 1519 में गागरोन युद्ध में आपके मेदिनी राय की सहायता की थी, ये आपको ध्यान रखना है। खातोली का युद्ध 1517 में हुआ था, यह वर्तमान में किस जिले में है? तो खातोली तो आपका कोटा में हो जाएगा। बाड़ी युद्ध 1518 में सांगा ने किसको हराया था? तो सांगा ने 1518 में आपके इब्राहिम लोदी को हराया था। यह बात आपको याद रखनी है। 1518 में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया था बाड़ी के युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के मध्य हुआ था? तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो ये तो वैसे आपका इंडिया हिस्ट्री में आता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है 1526 में आपका एक युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। आगे देखिए, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी के युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो है इन्होंने बाबर को हराया था। यह बात आपको याद रखनी है, 17 मार्च 1527 को। तो खानवा युद्ध आपका 17 मार्च 1527 के युद्ध में बाबर ने, अच्छा यहां पर देखो दो बातें हैं, एक तो आपका युद्ध आता है बयाना का और एक आता है खानवा का। मैंने गलत पढ़ दिया, बयाना का और खानवा का। बयाना के युद्ध में तो क्या हुआ था?
आपके राणा सांगा जो थे इन्होंने किसको हरा दिया था, बाबर को हरा दिया था। और ये कब हुआ था आपका, ये 16 फरवरी 1527 को हुआ था। उसके ही एक महीने बाद फिर आपका खानवा का युद्ध हुआ जो कि आपका 17 मार्च 1527 को हुआ था। इसमें महाराणा सांगा की हार हुई थी, बाबर यहां पर जीत गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर मार्च का पूछा गया है, खानवा का पूछा गया है, तो यहां पर महाराणा सांगा हार गए थे बाबर से। किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था, तो बयाना के युद्ध में जो है वो बाबर को हराया था राणा सांगा ने 16 फरवरी 1527 को। तो दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बयाना का युद्ध और एक खानवा का युद्ध, ठीक है। बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीत गए थे और खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गए थे। राणा सांगा के बारे में कुछ देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में इनकी मृत्यु हुई। तो 30 जनवरी 1528 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है, तो इनकी छतरी मांडलगढ़ में बनी हुई है, ठीक है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो है यहां पर इनकी छतरी बनी हुई है राणा सांगा की। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने थे, तो राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक आपके फिर से कौन बने, रतन सिंह बने थे। कुछ समय के लिए ही बने थे, लेकिन रतन सिंह काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रतन सिंह जो है ये सांगा की मृत्यु के बाद शासक बने थे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इसको। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था, तो पन्नाधाय जो है दोस्तों इन्होंने एक बलिदान दिया था अपने पुत्र चंदन का, और चंदन का बलिदान देकर इन्होंने मेवाड़ के शासक उदय सिंह को बचाया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया, तो उदय सिंह को बनवीर से बचाकर फिर कहां पर रखा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। उदय सिंह का 1537 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। तो 1537 में मालदेव के सहयोग से आपके उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। उदय सिंह ने उदय सागर झील और आपके मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया। तो उदय सिंह जो है ये महाराणा प्रताप के पिता थे, इन्होंने उदय सागर झील और आपके मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया। जयमल और फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे, तो जयमल और फत्ता काफी मजबूत और वीर सेनापति थे आपके जयमल और फत्ता, ये आपके उदय सिंह के सेनापति थे, ये आपको ध्यान रखना है। गोरा बादल आपके रतन सिंह के सेनापति थे। उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया था, तो उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर आपका 1559 ईस्वी में बसाया गया था। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई, तो 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। और आपकी 1559 में दोस्तों जो है यहाँ पर उदयपुर शहर की स्थापना हुई थी। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया, जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है, तो अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था 1567 में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। 25 फरवरी 1567 के आसपास ही आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, अकबर के द्वारा किया गया था। उस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था और इस समय शासक कौन थे, यहाँ पर उदय सिंह थे। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित हो गया था अकबर, और इसने क्या किया फिर आपके, तो इन्होंने दोस्तों आगरा में जो है इनकी मूर्तियां लगवाई थी, हाथी पर सवार मूर्तियां, किसकी, जयमल और फत्ता की। राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ गद्दी प्राप्त की, तो मावली का युद्ध जो हुआ था इसमें दोस्तों इन्होंने बनवीर को मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी। तो ये बात आप याद रखनी है। मावली का युद्ध आपके किस किस के मध्य हुआ, तो ये आपके उदय सिंह और बनवीर के मध्य हुआ था, और यहाँ पर उदय सिंह की जीत हुई थी और फिर इन्होंने मेवाड़ की गद्दी जो है ये प्राप्त कर ली थी। मावली का युद्ध जहां तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, तो ये आपका 1540 के आसपास हुआ था, एक बार इसको चेक करना आप। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर में बंदी बनाया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने दोस्तों शेरपुर मुगल शिविर में बंदी बना लिया था महिलाओं को। अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया था, जो भी महिलाएं थी, किसने, अमर सिंह ने। अमर सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो 1580 में बंदी बनाया था, यह बात आपको ध्यान रखनी। कब बनाया था, 1580 में। दिवेर का युद्ध जो है यह आपका अक्टूबर 1582 में हुआ था। इस समय अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया, तो अमर सिंह के द्वारा किस मुगल सूबेदार को यहां पर मार गिराया था, तो सुल्तान खां को यहां पर मार गिराया था, किसके द्वारा, अमर सिंह के द्वारा। अमर सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। दिवेर का युद्ध कब हुआ था, अक्टूबर 1582 में हुआ था। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी थी, तो दिवेर का युद्ध जो है इसे मेवाड़ का मैराथन आपका कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। खमनोर का युद्ध हल्दीघाटी के युद्ध को अब्बुल फजल के द्वारा कहा गया है। गोगुंदा का युद्ध हल्दीघाटी के युद्ध को आपके किसके द्वारा कहा गया है, बंदायूनी के द्वारा कहा गया है।
तो ये बातें आपको याद रखनी है। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था? जो अगले 12 वर्ष तक महाराणा प्रताप के काल में राजधानी रही, तो चावंड को राजधानी 1585 में बनाया था और ये 1597 तक आपकी राजधानी रही थी महाराणा प्रताप के काल में। उसके बाद ये राजधानी रही थी 1613 तक, यानी टोटल ये राजधानी आपकी रही थी 25 वर्षों तक, और उसमें राजधानी 12 वर्षों तक किसके काल में रही है? आपके महाराणा प्रताप के काल में रही थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी ये राजधानी अमर सिंह के काल में रही। महाराणा प्रताप की छतरी व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप की छतरी और उनका अंतिम संस्कार आपका बारडोली में हुआ था। तो ये बारडोली आपको याद रखना है। महाराणा सांगा का कहां पर हुआ था? मांडलगढ़ में हुआ था। और महाराणा प्रताप का कहां पर हुआ? बारडोली में हुआ। यह किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय, उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से? तो ये कथन किसका है भैया? तो ये कथन आपका कर्नल टोड का है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये कथन आपका जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कोई सी भी ऐसी जगह नहीं है जो कि आपकी वीर भूमि नहीं है, मेवाड़ से संबंधित ये कथन कहा गया था। महाराणा प्रताप की जो शासन अवधि है वो कितनी रही है? तो 1572 में गोगुंदा में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था, तो 1597 तक ये शासक रहे हैं। तो 1572 से लेके ये कब तक रहे? 1597 तक रहे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु कितनी थी? तो आप देख लीजिए, 1540 में जन्म हुआ था, 1597 में इनकी मृत्यु हुई, तो 57 वर्ष तक इन्होंने राज किया, यानी 57 वर्ष तक ये रहे। राज इन्होंने 1572 से 1597 तक किया था। और इनकी मृत्यु जब हुई थी तो इनकी उम्र जो है वो 57 वर्ष थी। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? तो हल्दीघाटी युद्ध में अगर मुगल सेनापति पूछे जाए तो ये तो मान सिंह हो जाएंगे आपके। ठीक है। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? तो अमर सिंह मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद बने थे 1597 में। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? तो 1613 में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध जो अभियान करता है वो खुर्रम के नेतृत्व में करता है। तो ये बात याद रखना, 1613 में जहांगीर जो है वो जो है मेवाड़ के विरुद्ध अभियान करता है खुर्रम के नेतृत्व में। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मुगल मेवाड़ संधि जो है ये आपकी अमर सिंह ने करी थी और ये 5 फरवरी 1615 को हुई थी। किसके दबाव में आकर की थी? तो कर्ण सिंह के दबाव में आकर अमर सिंह ने यह संधि की थी 5 फरवरी 1615। 5 याद नहीं रहे तो फरवरी तो याद रखना दोस्तों, फरवरी 1615 को यह संधि हुई थी आपकी। ठीक है, 5 भी याद रख लेना, 5 फरवरी 1615 को यह संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन हो जाएंगे? अमर सिंह हो जाएंगे, याद रखना। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए। तो राज सिंह जो है इनका शासनकाल क्या रहा है आपका? 1652 से लेकर 1680 रहा है। 1652 से लेकर 1680 तक आपके राज सिंह जो है इन्होंने शासन किया है। और एक बात और ध्यान रखना, राज सिंह जो है ये शाहजहां के समय शासक बने थे। शाहजहां के समय ये शासक बने थे और औरंगजेब के समय इन्होंने जजिया कर का विरोध किया था। तो ये बात याद रखना, दोनों के काल में ये रहे हैं आपके, शाहजहां और औरंगजेब के काल में। राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। तो राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया था जो कि आपकी किशनगढ़ की राजकुमारी थी, और औरंगजेब के विरुद्ध जाकर ये इन्होंने किया था राज सिंह ने। और इन्होंने जजिया कर का विरोध कब किया था? तो 1679 में इन्होंने जजिया कर का विरोध किया था। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ चीजें देखिए। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ, मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई, राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ। पिता का नाम उदय सिंह है, माता का नाम पूछा जाए तो याद रखना जयवंता बाई इनकी माता का नाम हो जाएगा। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो अजबदे पवार जो है ये महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम हो जाएगा, अजबदे पवार। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली का शासक कौन था? तो दूसरी बार जब कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का, उस समय शासक आपके कौन हो जाएंगे? तो अकबर हो जाएंगे, जब दूसरी बार हुआ था। आगे देखिए, अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल कौन कौन से हैं? तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जिसमें प्रथम शिष्टमंडल का नेतृत्व जलाल खान ने किया था, द्वितीय शिष्टमंडल का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व भगवंत दास ने किया था, और चतुर्थ शिष्टमंडल आपका टोडरमल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसे हम जमा भट्टो से याद रखते हैं, तो याद रखना जमा भट्टो। ठीक है, तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और यहाँ पर टोडरमल। और ये बात कब की हो जाएगी आपकी? 1572-73 की हो जाएगी। इसी समय ये चारों शिष्टमंडल भेजे गए थे। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? तो ह से हरावल और ह से आपका क्या हो जाएगा? हाकिम खां शुरू हो जाएगा। और हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून, याद रखना 18 जून 1576। हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया? हाकिम कांसूर ने किया। ह से हरावल, ह से हाकिम कांसूर।
हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट किसने धारण किया था? तो झाला बीदा के द्वारा उनका मुकुट धारण किया गया था महाराणा प्रताप को संकट में देखकर। तो झाला बीदा किससे संबंधित है? आपके हल्दीघाटी के युद्ध से संबंधित है, इतना याद रखना। हल्दीघाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के प्रथम प्रमुख कथन कौन से हैं? तो खमनोर का युद्ध हल्दीघाटी के युद्ध को अब्बुल फजल ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी के द्वारा कहा गया था। और बंदायूनी जो था ये इस युद्ध में आया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसने आंखों देखा वर्णन किया है बंदायूनी ने। हल्दीघाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। और दिवेर के युद्ध को इन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा था। 1679 में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? तो ये राज सिंह के द्वारा किया गया था जजिया कर का विरोध। और कब किया था? 1679 में किया था, ये बात याद रखना। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति क्या रही थी? तो मुगल मेवाड़ संघर्ष जो हुआ था इसमें आपके राज सिंह की स्थिति क्या थी? तो उसने राठौड़ों का साथ दिया था। राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, इसके बारे में कुछ कथन है। तो राज सिंह ने आपके राजसमंद झील का निर्माण करवाया था गोमती नदी के पानी को रोककर। तो गोमती नदी याद रखना। झील के उत्तरी किनारे पर आपकी 9 चौकीपाल बनी हुई है। तो जो आपका उत्तरी किनारा है उस पर आपकी 9 चौकीपाल बनी हुई है। राज प्रशस्ति प्राकृत भाषा में उत्तीर्ण करवाई गई है। तो राज प्रशस्ति आपकी प्राकृत भाषा में यहाँ पर उत्तीर्ण करवाई गई है। राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा ये रचना की गई थी। 25 शिलालेखों में ये रचना हुई है। काले संगमरमर शिलाओं पर उत्तीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो ये आपकी जो प्रशस्ति है सबसे बड़ी प्रशस्ति हो जाएगी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर। तो राज प्रशस्ति जो है ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है, 25 शिलालेखों में ये आपकी उत्तीर्ण है। तो ये आपका मेवाड़ राजवंश जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो मारवाड़ राजवंश के बारे में अगले वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों की काफी हेल्प करेगा एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।